हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे जो क्लास 10th है उसका साइंस का चैप्टर 5 जैव प्रक्रम। इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे हम पढ़ रहे हैं। आपको नोट्स बनाना भी इजी रहेगा। ये बोर्ड एग्जाम में आपके 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक और चलिए मेरे साथ। बच्चों, पोषण हम पढ़ चुके थे, अब हम देखेंगे श्वसन। श्वसन में क्या होता है? पोषण के साथ साथ हमने पाचन तंत्र भी पढ़ा था। अब हम श्वसन देख रहे हैं। श्वसन मेनली सांस लेना, सब समझते हैं अपन। तो बच्चों, पोषण जब कोई भी व्यक्ति खाना खाता है, कोई भी जीव, तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। काय में होता है? कोशिकाओं में, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चों? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। विखंडन को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों कैसे, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में भोजन जा रहा है। C6H12O6 कोशिका द्रव्य में क्या हुआ? टूटा ये पाइरुवेट और ऊर्जा में। फिर क्या हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो ये काय में बदल गया? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में। जैसे यीस्ट का किण्वन हुआ, ऑक्सीजन का, इसमें भी ऑक्सीजन का अभाव रहा, लैक्टिक एसिड बना ऊर्जा हमारी पेशियों में, पेशी कोशिकाओं में। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। ये काय में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो रहा है बच्चों? श्वसन। अब श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है? वायु का उपयोग होता है, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी ऑक्सीडेशन पूरा होता है। किसका? ग्लूकोज का। तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये इस वाले एरिया की ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 36 ATP। उदाहरण किसका कहां पर होता है? कौन से जीव में होता है? मानव में। अवायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों? अवायवीय श्वसन में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ग्लूकोज का जो उपचयन होता है अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, जिसमें क्या क्या बनते हैं? एथेनॉल, लैक्टिक एसिड और CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ये किसमें होता है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP। उदाहरण है यीस्ट। अब मानव श्वसन तंत्र देखें तो नाक से चालू होता है, नासाद्वार, फिर ग्रसनी, नाक के पास नली, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, फुफ्फुस यानी फेफड़े, फिर कुपिका कोश और फिर रुधिर वाहिकाएं। देखिए डायग्राम है हमारे श्वसन तंत्र का। ये नाक, फिर ये हमारी मुख गुहा की, देखिए गले के यहाँ ग्रसनी, फिर कंठ, फिर ये श्वास नली छर्रे वाली, उपास्थली वलय, फिर ये देखो फुफ्फुस, ये वाला एरिया श्वसनी, ये हमारी श्वसनिकाएं, ये कुपिका कोश, ये फुफ्फुस, ये है फसलियां हमारी। ठीक है, डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम का मध्य पटल। जो मानव श्वसन क्रियाएं होती है दो तरह से होती है। एक तो अंतर श्वसन यानी सांस अंदर लेते हैं, और एक होती है उच्च श्वसन यानी क्या होता है? सांस वापस छोड़ते हैं। अंतर श्वसन में क्या होता है? वक्षीय गुहा जो होती है, ये वक्षीय गुहा ये कैसे होती है बच्चों? ये फैलती है, सांस के लिए जगह बनाती है, फैलती है। और उच्च श्वसन में क्या होती है? वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, मतलब फैलती नहीं, वापस एक मूल आकार में आ जाती है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ जाती है काय में? अंतर श्वसन में। इसमें शिथिल हो जाती है, यानी लूज हो जाती है। वक्ष, जो हमारा वक्ष है यानी छाती, एक तरह से ऊपर की ओर जाती है, बाहर की ओर, और इसमें अपने स्थान पर वापस आ जाती है। किसमें? उच्च श्वसन में। इसमें गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु काय में भर जाती है? फेफड़ों में। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु CO2 क्या होती है? फेफड़ों से बाहर हो जाती है।
अंतर श्वसन में क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, अंतर श्वसन में अंदर। उच्च श्वसन में फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव क्या करते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जो जीव जल में रहते हैं तो क्या करते हैं, जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कूपिका, रक्त और उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है वो हम देखते हैं। वायु कूपिका, वायु से क्या होता है, रक्त कूपी, वायु मतलब जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। रक्त वाहिका से गुजरते हुए O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनता है बच्चों, HbO2 बनता है। फिर धमनी द्वारा O2 उत्तकों में पहुंचता है, फिर उत्तक से कहा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, फिर क्या होता है, CO2 का उत्पादन होता है, काय में, उत्तक में। ये तो है कूपिका की बात। अब क्या करते हैं, CO2 जो ये उत्तक वाली CO2 क्या होती है, रक्त वाहिकाओं में जाती है, फिर वहां रक्त में विसरण होता है किसका, CO2 का। फिर रक्त वाहिका द्वारा कूपिका क्या करती है, CO2 का कूपिका कोश में विसरण करती है। फिर उसके बाद क्या होती है, CO2 का मोचन कहाँ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, कहाँ से, नासा द्वार से। अब हम देखेंगे संवहन। तो बच्चों, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, संवहन तंत्र। मतलब देखो, मनुष्य में क्या है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, संवहन तंत्र। कौन क्या क्या इसमें, हृदय है, रक्त नलिकाएं, चाहे वो धमनी हो या शिरा हो, और उनका वहन माध्यम क्या होता है, रक्त या लसिका। अब देखो, रक्त में क्या होते हैं, ठोस अवयव होते हैं और द्रव्य अवयव होते हैं। ठोस अवयव में होती है 3 चीजें, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स। इनको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इनको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक, इसमें क्या है, O2 और CO2 का वहन होता है। हीमोग्लोबिन रक्त के रंग को क्या कर देता है, लाल। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्य विलयन में रक्त में एक हिस्सा होता है प्लाज्मा, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है, तथा शेष अवयव जैविक होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और अजैव तत्व कौन से होते हैं, खनिज तत्व। रक्त वाहिकाओं में क्या क्या होती है, धमनी होती है, शिरा होती है। क्या क्या होती है बच्चों, धमनी और शिरा। ऑक्सीजन कृत रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, हृदय से कहाँ तक ले जाती है, शरीर तक, यानी हार्ट से शरीर तक ले जा रही है तो क्या कहला रही है, धमनी। ठीक है, विभिन्न अंगों तक ले जा रही है। और इसका अपवाद क्या है बच्चों, अपवाद है फुफ्फुस धमनी। क्या है बच्चों, अपवाद फुफ्फुस धमनी। दूसरा है शिरा। शिराएं क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उस रुधिर को इकट्ठा करती है, ब्लड को, और कहाँ ले जाती है, हृदय में। अपवाद क्या है इनका, फुफ्फुस शिरा। अब देखो मेरी बात सुनो, अपवाद मतलब इसमें फुफ्फुस धमनी जो होती है वो अनऑक्सित रुधिर ले जाती है, क्या कराती है, अनऑक्सीकृत रुधिर, और ये ऑक्सीकृत रुधिर को कहाँ ले जाती है, हार्ट में। ठीक है, ये अपवाद है, याद रखना, अपवाद ज्यादा पूछे जाते हैं। धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी और अधिक लचीली। शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। ठीक है, इसमें वॉल्व नहीं होते, इसमें वॉल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती है, यह सतही होती है, यानी इसे चपटी प्लेन होती है। अगर हम देखिए बच्चों, हार्ट की संरचना ऐसे नॉर्मली अपन हार्ट डायग्राम जो चित्र में आता है, हमारे को बुक में दे रखा है, वो इस टाइप से देते हैं। तो मैं एक बार उसको ऐसा दिखाती हूँ आपको। ये एक रेखा चित्र बनाया मैंने। बायां आलिंद, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ठीक है, देखो ये फेफड़े बताए हैं, ये हमने धमनियां बताई है, ये शिरा है, ये शरीर के अंग यहाँ से निकल रहे हैं, ये धमनियां हैं, ये रेखा चित्र है। अब देखो, मानव का हार्ट जो एक पंप की तरह कार्य करता है, जो सारे शरीर में रुधिर का क्या करता है, परिसंचरण, यानी इधर से उधर भेजता है। आलिंद, हार्ट के मेनली 4 पार्ट माने जाते हैं, एक बायां आलिंद, बायां निलय,
दायां निलय और दायां आलिंद। 4 हिस्से होते हैं। ये महाधमनी होती है, ये फुफ्फुस धमनियां होती है, ये फुफ्फुस शिराएं होती है, शरीर के ऊपरी ये महाशिरा है, शरीर के निचले भाग की महाशिरा है, ये विभाजिका है, ये बायां निलय, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट है हार्ट की। आलिंद की अपेक्षा निलय, ये आलिंद की अपेक्षा निलय की मोटाई ज्यादा है। देखो ये पतला है और ये मोटा है, पिंक वाला मोटा हिस्सा है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से क्या करना पड़ता है, रुधिर भेजना होता है। हृदय में उपस्थित वॉल्व रुधिर प्रवाह की उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। हृदय में उपस्थित जो वॉल्व होते हैं, अभी हमने पढ़ा, रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। अब लसिका पढ़ा था हमने एक, ये देखो 90% वाला, क्या पढ़ा था हमने, लसिका। तो लसिका में क्या है, एक तरल उत्तक होता है जो प्लाज्मा की, रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन। लसिका वहन में सहायता करता है, क्या, लसिका। अब पादपों में परिवहन कौन कौन से उत्तक करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम जो होता है मेनली जल और खनिज लवणों का वहन करता है। देखो पादप तंत्र में एक अवयव है जो मृदा से, अब जो हम पौधों में पानी वगैरह डालते हैं वो सब जमीन में डालते हैं, तो ये जो जल लेगा पौधा कहाँ से लेगा, जड़ से ही लेगा। तो जड़ काय में होती है, मृदा में। मृदा से क्या है, प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जबकि फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे व अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ और मृदा के मध्य, जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है, जल मृदा से काय में प्रवेश कर जाता है, जड़ों में, और इसी के साथ क्या होता है, एक जल स्तंभ निर्माण का निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है बच्चों, ऐसा। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण में क्या होता है, वह जड़ की पत्तियों तक जल विलय तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुख गति में सहायक है, ऊपर जाने वाली गति में सहायक है। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक है, मतलब पौधों का टेम्परेचर भी बनाए रखता है। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो पौधे जल नहीं जाएंगे। अब हम देखेंगे भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण काय में, पौधों में। प्रकाश संश्लेषण के विलेप उत्पादों का वहन क्या कहलाता है, स्थानांतरण, जो कि फ्लोएम उत्तक करता है। क्या करता है, फ्लोएम, मतलब मेनली जल तो पहुंचाता है जाइलम, और फ्लोएम पहुंचाता है भोजन और दूसरे पदार्थ। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुख और अधोमुख दोनों दिशाओं में होते हैं, ठीक है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा के परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। क्या करता है, सुक्रोज होता है ना जो फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक बच्चों, अभी हमारे पास है एक और तंत्र बचा हुआ है, उत्सर्जन तंत्र। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। आप लोग जरूर बताइए आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न कैसा लग रहा है। कमेंट करिए हमें, लाइक करिए हमारी वीडियो को, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्सर्जन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।